हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू अगेन। मेरा नाम है डॉक्टर अभय और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ठीक है, और उसके साथ साथ नर्व कंडक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोनॉमिक एफरेंट्स नर्व। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये नॉन माइलिनेटेड नर्व्स है। ठीक है, और ये नर्व्स किसको सप्लाई करती है? विसरल ऑर्गन को सप्लाई करती है। और इसके फाइबर्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? इसके फाइबर्स लोकेटेड होते हैं डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड सेंसरी गैंग्लिया ऑफ क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, उनका काम क्या है? दे ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम विसरल ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू अलाउ बॉडी टू मेंटेन allow body to monitor and regulate इंटरनल स्टेट्स। ठीक है, तो उसमें उसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं? ब्लैडर फुलनेस, गट डिस्टेंशन, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ब्लड CO2 लेवल, पेन फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स टू। ठीक है, तो क्या अगर अपना ब्लैडर फुल हो गया यूरिन से तो क्या होता है? उधर के नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। तो ये काम है ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व्स का। अभी देखेंगे सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्व्स, उसमें दो पार्ट्स आते हैं। ठीक है, पहला है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक मतलब जो कि इमरजेंसी के टाइम काम में आता है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ना, प्यूपिल डायलिटेशन हो गया, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मसल। ठीक है, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें क्या है कि डिक्रीजेस हार्ट रेट, स्टिमुलेट डाइजेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो उसका फंक्शंस क्या है? कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन, जैसे कि हार्ट रेट मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, रेस्पिरेटरी कंट्रोल, जैसे कि ब्रीदिंग को एडजस्ट करना, मतलब ब्रीदिंग के रिदम को एडजस्ट करना। तीसरा है डाइजेस्टिव एक्टिविटी, जैसे कि डाइजेशन को स्टिमुलेट करना और इनिबिट करना। थर्मोरेगुलेशन, जैसे कि स्वेटिंग वगैरह करना, ब्लड वेसल को डायलेट करना या कॉन्स्ट्रिक्ट करना। फिर आता है प्यूपिल रिस्पॉन्स, इट मैनेजेस प्यूपिल डायलिटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन लाइट एंड स्ट्रेस। तो ये सेंट्रल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे रहता है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, उसमें भी पैरासिम्पैथेटिक कहाँ पे रहता है? पैरासिम्पैथेटिक रहता है एंटेरियर एंड मेडियल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, और सिम्पैथेटिक कहाँ पे रहता है? पोस्टीरियर एंड लैटरल में रहता है। ठीक है, तो बाद में आता है ऑटोनॉमिक इफरेंट। ये क्या करेंगे? सिग्नल्स आउटपुट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी। दैट मीन्स ये क्या करेंगे? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल कहाँ पे भेजेंगे? विसरल ऑर्गन में भेजेंगे, जहाँ पे क्या कंट्रोल होगा? इनवॉलंटरी फंक्शंस, जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन हो गया, ठीक है, ब्रीदिंग, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे देखो सिंपैथेटिक मतलब क्या मैंने बोला था इमरजेंसी के टाइम, जैसे कि फाइट हो गया, फ्लाइट हो गया। और पैरासिम्पैथेटिक, इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ये है इनका कंपैरिजन। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, बाद में पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे न्यूरल ट्रांसमिशन। उसमें सबसे पहले है इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल मेंटेन्ड बाय नेगेटिव चार्ज
inside due to ion distribution, that is sodium outside and potassium inside. ठीक है, अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, लगभग -70 मिली वोल्ट। ठीक है, जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम सेल के अंदर आना चालू हो जाता है। फिर वो ये जो निगेटिव ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और क्या है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो आपको मतलब एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि दोनों भी आयंस पॉजिटिव है, फिर भी सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन निगेटिव कैसे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव कैसे? तो इसका भी आंसर है अपने पास। तो इसमें सबसे पहले 4 मेन पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है अनइक्वल आयन डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या है, सोडियम हाई कंसंट्रेशन में कहाँ पे रहता है, आउटसाइड द सेल। पोटेशियम कहाँ पे रहता है, हाई कंसंट्रेशन में, इनसाइड द सेल। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जितना सोडियम बाहर जाता है उसके कंपेरेटिवली पोटेशियम बहुत कम सेल के अंदर आता है, इसलिए भी निगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है एक्टिवली, 3 सोडियम आयन बाहर भेज देता है और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर भेज देता है हर एक साइकिल में। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव आयन का तो लॉस ही हो रहा है ना। ठीक है, तो इसकी वजह से भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव में चला जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेशियम को ज़्यादा परमेबल होता है, ठीक है, सोडियम की तुलना में। तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम लीक होने का होता है बहुत। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन का लॉस हो जाता है। ठीक, अभी चौथा पॉइंट है ट्रैप्ड आयन। ये तो निगेटिवली चार्ज हो ही गया, बट सेल के अंदर और भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फॉस्फेट हो गया। ये निगेटिवली चार्ज जो है अंदर सेल के अंदर रहते हैं, तो इसकी वजह से भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव में जाता है। तो ये 4 फैक्टर है जो निगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करते हैं। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन कैसे होगा फ्रेंड्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है कि पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। एक बार पोटेशियम बाहर निकल गया तो क्या होगा, मेम्ब्रेन टर्न टू निगेटिव पोटेंशियल, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, आयन को रिस्टोर करके बैलेंस करेगा। अभी इसमें कुछ मैं एडिशनल पॉइंट बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है कंडक्शन इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड कंडक्शन इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये माइलिनेटेड क्या है और ये नॉन माइलिनेटेड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन डिपोलराइजेशन ऑकर्स ओनली इन द नोड्स ऑफ रैनवियर ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, कंसिडर करो कि ये नर्व है। ठीक है, ये हो गया इसका माइलिन शीथ। ठीक है, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जम्प्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर। दैट मीन्स ये ऐसे जंप करेगा, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन, और इसमें एनर्जी भी बहुत कम लगती है और ये फास्ट है।
ठीक है। अभी अभी क्या है, अभी दूसरा देखेंगे, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। कंसिडर करो कि यह नर्व है और इस नर्व के ऊपर कोई भी शीत नहीं है, जैसे कि इधर शीत है, उधर ऐसे कोई शीत नहीं रहती नॉन माइलिनेटेड में, ठीक है। तो इसमें डीपोलराइजेशन कैसे होगा, अलॉन्ग ऑल लेंथ ऑफ नर्व फाइबर, मतलब पूरे नर्व में डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है। पोटेंशियल ट्रैवल अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ नर्व फाइबर। इसका कंडक्शन स्लो रहता है और इसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। हाँ, देखो इस डायग्राम में अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि ये हो गया माइलिन शीथ, ये हो गया एक्सोन मेम्ब्रेन, ये हो गया नोड ऑफ रैनवेयर। तो सॉलिटरी कंडक्शन कैसे होता है, जंपिंग कंडक्शन रहता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इसको बोलते हैं सॉलिटरी कंडक्शन। हाँ, इस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाओगे। ये देख रहे हो माइलिनेटेड फाइबर, ऐसे होता है जंपिंग कंडक्शन, वो एकदम फास्ट होता है, इसमें एनर्जी भी कम लगती है, ठीक है। और ये हो गया अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसमें कंडक्शन क्या है, कंटिन्यूस हो जाता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ नर्व फाइबर। अभी आप देखेंगे ट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है। एक बार इम्पल्स नर्व एंड के इधर आ गया, ठीक है, प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल तक, तो उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल के इधर आ जाता है। तो उसके बाद मेन एक्शन क्या होता है कि वेसिकल डॉकिंग एंड फ्यूजन। ये कैसे होता है, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे डॉक होते हैं, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन लाइक स्नैप 25, ठीक है, सिंटैक्सिन 1, ठीक है, सिनेप्टोब्रेविन और मतलब स्नेयर कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, इस वेसिकल को क्या करते हैं, डॉक करते हैं कहाँ पे, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन सब को ट्रिगर कौन करता है, यहाँ पे जो कैल्शियम रिलीज हुआ है, ये क्या करेगा, ये जो है साइनेप्टोटैगमिन, इसको बाइंड करेगा और ये क्या करेगा, ये जो है फ्यूजन का जो मेन डॉकिंग का प्रोसेसर, उसको इनिशिएट करता है। तो समझ गए। तो पहले क्या होगा, इम्पल्स एक्सॉन के इधर आएगा प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल पे, फिर कैल्शियम को रिलीज, कैल्शियम चैनल ओपन करेगा, ठीक है। एक बार कैल्शियम चैनल ओपन हो गया तो क्या होगा, एक बार कैल्शियम चैनल ओपन हो गया तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको बाइंड करेगा बराबर। इसको बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये ट्रिगर करेगा सिंटैक्सिन, स्नैप 25 और साइनेप्टोब्रेविन को, ठीक है। और ये क्या करेंगे, सिनेप्टिक वेसिकल जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको क्या करेंगे, डॉक करेंगे कहाँ पे, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या होता है, वेसिकल एक बार प्रीसिनेप्टिक को फ्यूज हो गया तो उसके बाद क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे रिलीज होगा, प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया है, वो क्या करेगा, पोस्ट सिनेप्टिक जो सेल है वहाँ पे जो रिसेप्टर रहते हैं उसको जाके बाइंड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल कहाँ पे, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। कैसे होगा टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल, रीअपटेक होगा ट्रांसमीटर का, ठीक है, और एंजाइमेटिक डिजनरेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो उसके साथ साथ क्या रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज। यह क्या करेगा, इसको डिजनरेट करेगा, ठीक है।
तो उसके साथ साथ और एक एक्शन है डिफ्यूजन, मतलब एक बार न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया तो डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब इधर उधर हो जाएगा और उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि एक बार न्यूरोट्रांसमीटर प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया तो मैंने बोला था आपको कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को अटैच हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे अटैच हो जाएगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर को। तो उसमें दो टाइप के मेनली रिसेप्टर होते हैं, कौन से, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स और दूसरा होता है मेटाट्रोपिक। ठीक है, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर क्या करता है, डायरेक्टली ओपन आयन चैनल्स एंड फास्ट रिस्पॉन्स। और मेटाट्रोपिक क्या करता है, पहले ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, फिर बाद में सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करेंगे। तो ये सब प्रोसेस थोड़ा स्लो है और मॉड्यूलरी रिस्पॉन्स है। तो पोस्ट सिनेप्टिक में पोटेंशियल कैसे होगा, दो टाइप के पोटेंशियल होता है, पहले होता है एक्साइटेटरी और दूसरा होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलिन। ये क्या करेंगे, सोडियम चैनल को ओपन करेंगे, तो फिर क्या होगा, सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स होगा, दैट इज सोडियम चैनल सेल के अंदर आएंगे और मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेंगे, बराबर। और इनहिबिटर में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, गाबा और ग्लाइसिन। ये क्या करेंगे, क्लोरीन चैनल को ओपन करेंगे, ठीक है, और पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन का इन्फ्लक्स होगा, दैट इज क्लोरीन सेल के अंदर आएगा और पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा। इससे क्या होगा, हाइपर मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन होगा, ठीक है, और लेस फायरिंग होगी, मतलब एक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है। तो आयन मूवमेंट्स, पहला है आयन मूवमेंट्स। एक्साइटेड में कौन सा आयन मूवमेंट होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। और इनहिबिटरी में क्लोरीन का इन्फ्लक्स और पोटेशियम का इफ्लक्स, समझ गए। इफेक्ट क्या है, एक्साइटेड में डीपोलराइजेशन इफेक्ट है और इनहिबिटरी में क्या है, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। उसमें आउटकम क्या है, प्रोमोट्स एक्शन पोटेंशियल एंड इसमें क्या है, सप्रेस एक्शन पोटेंशियल। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एक्साइटेड में ग्लूटामेट एंड एसिटाइलकोलिन और इनहिबिटरी में गाबा और ग्लाइसिन। तो उसका क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस में वो माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो एंटीबॉडीज डिसीज है। तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट तैयार होगी, हाँ, एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होगी, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एक्ट करेगी, मतलब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। तो उससे क्या होगा, एक्साइटेटरी जो है रिस्पॉन्स वो क्या होगा, बंद हो जाएगा और क्या होगा, मसल वीकनेस, ठीक है। ये हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अभी बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, गाबा के एक्शन को बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है, इनहिबिटरी एक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी वजह से सेडेशन एंड एनिक्सोलाइसिस हो जाता है। और एपिलेप्सी में क्या होता है, एपिलेप्सी में इन दोनों का बैलेंस हो जाता है, सॉरी इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है, तो एपिलेप्सी हो जाता है। बाकी मैंने ये कुछ की प्रोटीन्स है जो काम के है, ठीक है। स्नेयर कॉम्प्लेक्स किस लिए यूज़ करते हैं, वेसिकल डॉकिंग को, ठीक है। सिनेप्टोटैगमिन आगे कैल्शियम सेंसर है, ठीक है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल अलाउज कैल्शियम इनफ्लक्स,
ठीक है। ट्रांसपोर्टर एंजाइम क्लियर न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम सिनेप्स। तो ये भी फ्लो चार्ट है, एक बार देख लेना आप, ठीक है। अभी देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टर्मिनल। तो इसमें क्या है, सबसे तीन मेन एक्शन है, ठीक है। सबसे मेन एक्शन है रीअपटेक इनटू प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ऑन द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन रीअब्सॉर्ब द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। मतलब कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेट में रिलीज हुआ है, ठीक है, अगर अपन को ट्रांसमीटर को टर्मिनेशन करना है तो ये क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एब्सॉर्ब होगा कहाँ पे, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो उसका कॉमन एग्जांपल क्या है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो उसका एग्जांपल भी है ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स। अगर ये अपन ने दिया किसी इंडिविजुअल को, तो ये क्या करेगा, सेरोटोनिन का जो अपटेक है वो उसका बंद हो जाएगा और क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन। दूसरा है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसका एग्जांपल क्या है, एसिटाइलकोलिन इज डिग्रेडेड बाय एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनटू एसिडेट एंड कोलिन, ठीक है। और दूसरा क्या है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ठीक है। वो क्या करेगा, डिग्रेड करेगा किसको, डोपामाइन और नॉन एपिनेफ्रिन को इनसाइड द न्यूरॉन। और तीसरा पॉइंट है डिफ्यूजन, न्यूरोट्रांसमीटर पैसिवली डिफ्यूज, ठीक है। उससे वजह से क्या होता है, एक्शन कम हो जाता है, मतलब इधर उधर फैल जाता है, तो उसकी वजह से एक्शन कम हो जाता है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमीटर टर्मिनेशन। तो ये कुछ टेबल है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर, उसके एंजाइम्स और उसका क्लिनिकल रिलेवेंस मैंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्टर कौन सा है, एसीआरटी एंड डैट, ठीक है। अगर पेशेंट को अपन एसएसआरआई देंगे तो क्या होगा, सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा, सेरोटोनिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा और उसका एक्शन प्रोलॉन्ग होगी और पेशेंट को क्या होगा, डिप्रेशन। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एसिटाइलकोलिन, इसका डिग्रेडेशन कौन करता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ठीक है। अगर अपन ने एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर दिया तो क्या करेगा, ये किसको ब्लॉक करेगा, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन की एक्शन और बढ़ जाएगी और न्यूरॉन फायरिंग और बढ़ेगी, ठीक है। नंबर डिफ्यूजन, इसमें क्या कुछ है ही नहीं इतना, पैसिवली प्रोसेस लेस टारगेटेड है सब। हाँ, तो अभी देखेंगे व्हाई टर्मिनेशन इज नेसेसरी, क्यों टर्मिनेशन इम्पोर्टेंट है। टू प्रिवेंट कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, ठीक है। अलाउ प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ न्यूरल सिग्नल्स, इट सपोर्ट्स सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड लर्निंग। और फोर्थ पॉइंट है डिसरेगुलेशन कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, ठीक है। ये सब चीज़ें ना हो इसलिए टर्मिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।